गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम टू एपलॉग न्यूज़ नेटवर्क। मैं अजय खोसा, मेरे साथ आकृति। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस लाइव इवेंट में एपलॉग न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से 6 तारीख से टू बी वेरी प्रिसाइज, डिलिमिटेशन कमीशन जो कि पहले कश्मीर घाटी में था अब जम्मू घाटी में आ गया है। कश्मीर घाटी में बहुत से डेलीगेशंस डिलिमिटेशन कमीशन से मिले हैं और उन्होंने अपनी मंशा, अपना प्रपोजल, अपने विचार इस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे हैं। इसी प्रकार जम्मू में भी गत दिवस कल दर्जनों भर डेलीगेशंस इस डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, जिसमें पर्टिकुलरली कुछ कश्मीरी हिंदू डेलीगेशंस भी थे जो इस डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू में रेडिसन ब्लू होटल में मिले। इनमें से एक डिलिमिटेशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, एक पॉलिटिकल पार्टी जो 2008 में लॉन्च हुई थी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे उस टाइम, उनके एक स्पोक्स पर्सन श्री राकेश हंडू जी आज हमारे साथ है। राकेश हंडू जी ने 2008 में फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था। नतीजा आप सबके सामने है। परंतु वो जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी रही है कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर घाटी के अंदर, वो एग्जिस्ट कर रही है और उन्होंने कल अपनी रिप्रेजेंटेशन इस डिलिमिटेशन के कमीशन के सामने दी है। आज हमारे साथ राकेश हंडू जी है जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के। इनके साथ रविंदर गरुटू जी है जो कि एक विख्यात पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एक प्रखर सोशल एक्टिविस्ट भी है। समाज के विभिन्न अंगों पर उनकी अच्छी पकड़ है और सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी साख है। आज हम इन दोनों से वार्ता करते हैं जो ये कल रविंदर गुरुटू जी और राकेश हंडू जी कल डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, अंदर क्या बातचीत हुई, इन्होंने क्या मेमोरेंडम प्रपोज किया और ये क्या सोच रखते हैं इस पूरी प्रक्रिया से रिलेटेड जो केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। राकेश हंडू जी, वेलकम टू एपलॉग न्यूज़ नेटवर्क सर। थैंक यू अजय जी। राकेश हंडू जी, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि समाज में कन्फ्यूजन है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का इन्विटेशन है, ये इनविटेशन डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी तरफ से भेजा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को या इन डेलीगेशंस को, या ये आप लोगों ने इस इनविटेशन को सॉलिसिट किया है? मतलब कि आप लोगों ने क्या इस इनविटेशन को मतलब पहले उनके अप्लाई किया और फिर इनविटेशन आया है कि डायरेक्टली उन्होंने आपको कॉल किया है? डिलिमिटेशन कमीशन ने एक न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे ऐड दिए थे और उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया था और कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जम्मू कश्मीर से उनको इनवाइट किया था। तो जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी तो हमने भी पार्टी में ये डिस्कस किया, तो हमने भी ये सोचा कि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है एक फर्टाइल एक्सरसाइज है और हम एज ए पार्टी, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, तो हमने सोचा कि एक पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहे ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल ग्राउंड पे रियलिटीज़ क्या है। तो कल हमने उनको ये चीज़ बताया कि जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो ये बिल्कुल कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक फर्टाइल एक्सरसाइज है। पहले ये कि मतलब ये सॉलिसिटेड था कि ये उन्होंने इनवाइट किया था? नहीं, ये सॉलिसिटेटेड था। उसके लिए हमने इनको हमने मेल के थ्रू भी हमने अप्रोच किया था, हमने कुछ लेटर्स भी इनको लिखे थे। उसके बाद इनका हमारे पास इन्विटेशन आया था और बाय वे ऑफ लेटर ओनली, और उसी लेटर में इन्होंने हमको टाइम और वेन्यू भी दिया था। उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे कल गए थे और उनसे मिल के आए। तो वहाँ पे हमने इनको क्लियर कट ये बोल दिया है कि द ओनली वे फॉर अस कश्मीरी पंडित्स इज कि यू हैव टू फर्स्ट रिहेबिलिटेट अस। अगर आप 2011 का सेंसस की बात कर रहे हैं तो वो एक फर्जी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आज 7 लाख कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात तो नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड हैं, तो ये डिलिमिटेशन तो बिल्कुल बेकार है और इसका कोई माने नहीं है। इसके लिए पहला जो स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए है वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे एक सेपरेट होमलैंड कश्मीर विद इन कश्मीर दिया जाए और उसके बाद हमारे जो एनरोलमेंट, क्योंकि मैंने कल भी शेयर किया था वहाँ पे कि जब जैसे आपने बात की 2008 में मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था, तो हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एक एरिया है रैनावारी। तो आफ्टर हबा कदर रैनावारी वाज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज की जहाँ पे हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स के काफ़ी अच्छी तादाद में वोट थे।
तो वहाँ में जब गया, जब मैंने वोटर लिस्ट निकाली, यहाँ पे मैंने रिलीफ कमीशन से निकाली, और प्रैक्टिकली जब मैंने देखा कि वहाँ पे एग्जाइल के बाद में एक तो वोटर लिस्ट में हमारे नाम काटे गए हैं। अब जो वहाँ पे रह रहे हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 एरियाज़ कर दिए हैं। जैसे हानावारी में हमारे एक जोगी लंकर बाग, जोगी लंकर बोलते थे उसको, वहाँ से एक एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं करालियार, मोतियार। वो भी एक हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया, मेजॉरिटी नहीं कह सकता बट पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, उसको इन्होंने खानियार के साथ मिला है, क्योंकि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन होती है, अली मोहम्मद सागर वहाँ से लड़ते हैं। और जो जोगी लंकर वाला दूसरा वाला एरिया है वो इन्होंने कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारी पंडितों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है। वहाँ से इन्होंने जो बाकी ईदगाह वाला एरिया, कनकच वाला एरिया, तो पर्पज़ यही रहा है कि जो हिंदू वोट है वहाँ पे हब्बा कदल के बाद में रैनावारी को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो उनको हमने कल यही चीज़ बोली है कि अगर आपको डिलिमिटेशन करनी है, यू हैव टू गो टू इलेक्शन रिकॉर्ड जो आपके पास में है 1989 का, उसको आधार बना के उसके बाद आपने एक प्रोसेस शुरू करना है कि जो भी वोटर लिस्ट 89 में थी, उसके बाद में हमारी आज 3 डिकेड्स हो गए हैं कि हम वहाँ से, आज 32 साल हो गए कि हम वहाँ से निकले हुए हैं। उसके बाद हमारे कुछ यूथ है जो आज 18+ हो चुके हैं, जो उन परिवारों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आज अगर डिलिमिटेशन के या डोमिसाइल के लिए जो ये आज एक्सरसाइज उन्होंने शुरू कर दी है 370 के एबॉर्गेट करने के बाद में, तो वो एक प्रोसेस इनको ऑनलाइन शुरू करना पड़ेगा कि जो आज की डेट में 89 के आधार पे जो भी उसके बाद में हमारे जनरेशन्स आई हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, 18 साल के हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं, तो उनको भी एनरोल किया जाए। तो वोटर लिस्ट में वही एक तरीका है, अगर आपको आपने नेशनलिस्ट को वहाँ पे फुट होल्ड बनाना है और हमको वापस बसाना है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की रैनावारी को, जो कि एक पंडित प्रमुख एरिया था, उसको इन्होंने 2 हिस्सों में विभाजित किया, 2 हिस्सों में ऐसे विभाजित किया ताकि वहाँ पे जो हिंदू, जो कश्मीरी हिंदू मेजॉरिटी में थे, उनको माइनॉरिटी में किया जाए, मुस्लिम एरियाज के साथ जो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही बट आप 1989 को प्रमाण मान के चलते, 1989 को एक बेंचमार्क लेके चलते। बट जहां तक हमारे पास जानकारी है, पिछले समय में, मतलब पास्ट में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने भी ऐसा ही कुछ हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ किया था। उन्होंने हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसे ही डिवाइड किया था। आधी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने जडीबल के साथ डाला था और आधी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें हब्बा कदल रखी थी। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कश्मीर घाटी के अंदर डेमोग्राफिक चेंज की गई है कॉन्स्टिट्यूंसीज की, क्या ये कारण है कि कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली मार्जिनलाइज है कश्मीर में, या जानकर ये कोशिश की गई, क्या सबोटाज किया गया जानकर कि कश्मीरी पंडित को महरूम रखा जाए पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? बिल्कुल सही है। अब आज जो वहाँ पे आप मान लीजिए, अगर जो भी आज कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करने के बाद भी, जैसे हमने 2008 में पार्टिसिपेट किया, तो हमारे को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जो एक तो ये तो मैंने आपको बताई है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवीजन हुआ है, और दूसरा इन्होंने एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर आपको एज ए कैंडिडेट वहाँ पे आज भी अगर मैं प्लान करूँ नए जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, इट इज़ अ टफ चैलेंज फॉर अ कैंडिडेट। क्योंकि दिक्कत परेशानी क्या होती है कि नॉर्मली आपके पास वोटर कार्ड है, आप जब इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, आप जाते हैं, वोटर कार्ड अपना दिखाते हैं, तो आपको वहाँ पे वोट देने देते हैं। आज कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च वर, जो भी आपके अब रह रहे हैं वहाँ पे, जो वोटर लिस्ट आज की डेट में है, उनके आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले वोटर्स को ढूंढेंगे, उनकी आप लिस्ट निकालेंगे रिलीफ कमिश्नरी से। उसके बाद आपको उसमें कोई एड्रेस डिटेल तो होती नहीं है, तो फिर आप एक एक मोहल्ले में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, जो मैंने 2008 में प्रैक्टिकली किया है। वहाँ पे आप घंटी बजाएंगे, फिर वहाँ पे कोई निकलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके मोहल्ले में कोई रहनावारी से तो नहीं रहता है। वो मुझे फिर रेफरेंस देंगे, जी आप 4 मकान छोड़ के जाइए, हो सकता है शायद वो रहनावारी से बिलोंग करते हों। फिर मैं 4 मकान के बाद जाऊँगा, उनसे पूछूंगा, वो बोलेंगे जी आगे जाइए, 6 मकान के बाद शायद कोई रहनावारी पे मिलता है। फिर आप 6 मकान पे जाओगे, बोलेगी शायद आप 8 मकान आगे जाओ। एग्जैक्टली, हमारे नेटवर्क ने इसको काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है। जो एमफॉर्म्स का इशू है या जितने भी रिलेटेड इश्यूज है, एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी जो फेस कर रही है अपना एक सिंपल सा वोट डालने के लिए, जो कि भारत के बाकी प्रांतों में आपने वोट डालना है, आप उठ के पोलिंग बूथ पे जाते, अपना वोट कास्ट करके आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए ये प्रोसेस मतलब दिस इज एन अपहिल टास्क, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट इज एन अपहिल टास्क, क्योंकि एक वोट फिल करने के लिए उसको 4 जगह पर अप्लाई करना पड़ता है और 4 जगह के बाद जब वो वोट कश्मीर चला जाता है, और हमने सुनने में आया कि वो कोई और ही वोट कास्ट कर जाता है। इसके बारे में एक चीज़ और एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि हमारे जितने भी 90 की बात कर रहा हूँ मैं, 90 से पहले भी जब हम वहाँ पे कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते थे, चाहे वो हब्बा कदल किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब हमारे जो फादर हैं, खैर हम तो उस टाइम पे छोटे थे, वो वोट करने जब निकलते थे तो जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचते थे तो वहाँ पे उनको बोलता था पंडित जी आप क्या करने हो, हमने तो आपका वोट डाल दिया। उस टाइम भी यही प्रतिक्रिया चल रही है, आज भी वही चीज़ हो रही है। उस टाइम पे जब हमारे जो माइनॉरिटी में वहाँ पे हिंदू रहते थे, जो पोलिंग बूथ पे जाते थे, बोलते पंडित जी आप क्या करने हो यहाँ पे, आपका तो वोट हमने डाल दिया है। वही एक एग्जांपल हमने पीछे देखी, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे शायद, उन्होंने यहाँ से एम फॉर्म्स पे अपने वोट्स ले लिए, कोई 100-150 के करीब कश्मीरी हिंदुओं के वोट थे। जब वो कश्मीर वो ले जाते हैं एम फॉर्म फिल करके, तो वहां पर वो एम फॉर्म किसी और बंदे को दिए गए, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी और बंदे को अपॉइंट किया गया और वो एम फॉर्म्स उनके खाते में चले गए, जबकि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों ने उनको वोट दिया था वो। तो इस हद तक मतलब डेमोक्रेसी को फज किया जा रहा है, खाली मतलब सेंसस की बात नहीं है, डेमोक्रेसी को फज किया जा रहा है कश्मीर घाटी के अंदर। तो डिलिमिटेशन कमीशन से आपने एग्जैक्टली क्या डिमांड की अभी? हमने उनसे यही चीज बोली है कि द फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट इज इफ दे आर सीरियस कि दे हैव टू क्रिएट अ टेरिटरी फॉर अस विद इन कश्मीर। आप उसको सैटेलाइट टाउन बोल दीजिए, आपको होमलैंड बोल दीजिए, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर दे आर वेरी सीरियस टू रिहेबिलिटेट कश्मीरी हिंदूज बैक इन कश्मीर, दिस इज द ओनली वे आउट। अदरवाइज मैं आपको इसीलिए बार बार 2008 में लेके जा रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली मैंने फेस भी किया। आज अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे अगर अगले असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरे लिए जो मतलब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज पार्टिसिपेट करना नहीं है, मेरा चैलेंज कंपेनिंग नहीं है, मेरे को अपना वोटर ढूंढना है। मेरा वोटर बेंगलोर में है, मेरा वोटर कनाडा में है, मेरा वोटर बेंगलोर में है, मेरा वोटर गाजियाबाद में है, मेरा वोटर बेंगलोर में है, तो मुझे उनको पहले ढूंढना है। सो अगर हम आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाए, जब तक कि वोटर बेस एक जगह पर नहीं आए, तब तक इन इलेक्शंस का या इस डिलिमिटेशन का कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई महत्व नहीं है। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि जब आप वोटर लिस्ट निकालते हैं, उसमें कोई एड्रेस नहीं है, उसमें कोई फोन नंबर नहीं है, तो आपको गली गली भटकना पड़ता है। अब एक आदमी से आप मिलते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो आपको बोलते जी 4 आपके त्रिकुटा नगर में रहते हैं, आप त्रिकुटा नगर जाते हो, बोलता जी आप गांधीनगर जाइए, फिर बोलता जी आप मुट्ठी जाइए, फिर आप बोलते हैं भगवती नगर जाइए। उसके बाद आप उस वोटर के घर जाते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट में आप मैंने मान लीजिए आपके पास वोटर लिस्ट है, आपने उनकी फैमिली को निकाला है, पता चलता है कि वहाँ पे उनके एल्डर पेरेंट्स रह रहे हैं और बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो जॉब छोड़ के मेरे लिए वोटिंग करने आएंगे यहाँ पे? उसके बाद मैंने उनसे फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म के बाद में मुझे जाना पड़ता है गैजेटेड ऑफिसर के पास। अब गैजेटेड ऑफिसर मेरे को पूछता है कि जी आपने ये कोई फर्जी तो नहीं भरे हैं, फिर मेरे को उसको कोई ना कोई प्रूफ लेना पड़ जाता है साथ में कि हाँ जो मैंने ये फॉर्म भरा दिस इज जेन्युइन, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर विल नॉट साइन ब्लाइंडली, उसको मैंने कोई ना कोई प्रमाण देना है वहाँ पे, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे वहाँ तक रिलीफ कमिश्नर या अपने बूथ पे नहीं जा सकते वो लोग। उसके बाद मुझे गैजेटेड ऑफिसर को पहले सर्टिफाई करना है कि जो मैं आपके एम फॉर्म लाया हूँ दीज आर सर्टिफाइड, और उसके बाद जब वो साइन करेगा देन यू हैव टू गो टू रिलीफ कमिश्नरी एंड रिक्वेस्ट देम, और उसके बाद में आपको इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपको एक अपडेटेड वोटर लिस्ट दी जाएगी। देखा जाए तो पूरा प्रोसेस 50% वोट तो गायब भी हो गए। पूरा प्रोसेस जो है इट इज कंप्लीटली लोडेड अगेंस्ट डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदू, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि ये वोट न डाल पाए बेसिकली, और बाद में ये इल्जाम लगते हैं कि कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी वोट नहीं डाल रही है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हमें सुनने में आया कि बहुत से डेलीगेशंस ने, कश्मीरी हिंदू डेलीगेशंस ने रिजर्वेशन के बारे में बात की है, 2, 3, 4, 5 सीट्स असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन की बात की है। क्या आपने ऐसी कोई डिमांड रखी है? मेरे को मैंने भी ये चीज़ें काफ़ी सुन ली, आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे गई हैं, तो उसमें एक फेवरेबल है कि एवरीबडी हैज आस्क्ड फॉर वन थिंग, दैट इज सेटलमेंट बैक इन कश्मीर, दैट इज अ वेरी वेलकम थिंग फॉर द कम्युनिटी। बट सेकेंडली मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप वहाँ पे पहले रिहेबिलिटेट नहीं होंगे, तो आप ये पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट होना, असेंबली में पार्टिसिपेट में गाजियाबाद से करोगे, नोएडा से करोगे? नहीं, हम रिजर्वेशन के बारे में पूछ मैं रिजर्वेशन की ही बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स यू रिजर्वेशन ऑफ 3 सीट्स और 4 सीट्स, कि आप कहाँ से रिप्रेजेंट करोगे जम्मू कश्मीर असेंबली को? आप कहाँ से रिप्रेजेंट करोगे पार्लियामेंट में?
जैसे अभी मैं आपको इसके बारे में एक उदाहरण और दे रहा हूँ। अभी हमारे पिछले जो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए तो कश्मीर में बाइकआउट हुआ, हमारे कश्मीरी पंडितों को एक्सप्लॉइट किया गया और उनको वहाँ पे भेजा गया कि आप वहाँ पे जाइए और आपको वहाँ पे काउंसलर बनना है। हुआ क्या, उसमें 2 पंडितों को मारा गया है और बाकी लोग अभी चूहे की तरह भाग रहे हैं उधर कि उनको सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या कुछ माइग्रेंट्स जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज में वहाँ पे गए हैं और रोज़ आप देखते हो सोशल मीडिया पे एक एक कमरे में 4-4 फैमिलीज रही हैं। तो ये सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट की जा रही है। दिस इज इनडायरेक्टली डिस्करेजमेंट फॉर द कश्मीरी पंडित्स टू गो बैक टू वैली। द ओनली सोल्यूशन इज होमलैंड। हमको वहाँ पे बसाइए। आज भी आप देख लीजिए, मैं सुबह अभी मैं जम्मू आया हूँ, सुबह मैंने न्यूज़ चैनल देख रहा था टीवी पे, आज भी एनकाउंटर्स चल रहे हैं वहाँ पे, रोज़ वहाँ पे 5 मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे लेना चाहता हूँ। व्हेन माइग्रेशन टुक प्लेस देयर वाज अ टीम हेडेड बाय राकेश हंडू, जिसकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि जो वॉलंटियरली गए थे उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प करने के लिए। वो मैंने टर्मोइल देखा है कि वहाँ पे डाउनटाउन में, गाँव में, विलेजेस में हमारे कुछ समाज के लोग थे जो बेचारे दिन के सूरज में न रात के अंधेरे में निकल पा रहे थे। हमने उनको कैसे रेस्क्यू किया है, वहाँ पे कैसे उनको निकाला है, जिसके लिए आज जगमोहन को ब्लेम किया जा रहा है। एक सर, वी आर मूविंग टू यू, विल कम बैक टू यू राकेश जी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप टच कर रहे हैं। वी वांट टू गो थ्रू इट थॉरोली एक्चुअली। राकेश, रविंदर जी, आपको भी पता होगा सभी ने रिजर्वेशन की बात की है कि हमें 3 सीट, 4 सीट या 5 सीट रिजर्व करके दी जाए। तो कुछ डेलीगेशंस कश्मीरी हिंदुओं की जिन्होंने एक सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी असम के अंदर है, उस सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देते हुए कहा कि उस सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोग वहां पे नहीं रहते, बट दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एग्जाइल। आपको क्या लगता है, पहला, किस हद तक ये प्रयास सफल रह सकता है कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर घाटी के अंदर, कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी हिंदू बसेंगे नहीं मगर उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज इन एग्जाइल दी जाएंगी? अमित जी, इस पे आने से पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जब ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करता। मुझे काफ़ी दिन लगे ये सोचने में क्या वाकई मुझे मिलने जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने यहाँ 31 साल काफ़ी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने तो कंप्लीट बाइकआउट कर दिया। यहाँ जम्मू के एकजुट हैं, वो भी मिलने नहीं गए। तो मैं फिर थोड़ा इसमें रिसर्च करने लगा और मैंने देखा सर कि 1961 से लेकर अभी 2011 तक हर बार हमारी वोटिंग परसेंटेज की ग्रोथ कश्मीर में घटती गई, बढ़ती गई, और जम्मू में भी कश्मीर में बढ़ती गई, जम्मू में घटती गई। इसमें 1961 का मैं आपको बता दूं, 31% उस टाइम ये वोटर्स परसेंटेज थी जम्मू के अंदर, जो आज की डेट में 20.8% है। और कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को आप देख लीजिए, वहाँ पे ये बढ़ी हुई है। अब इसमें अगर आप नज़र डालेंगे, चाहे वो इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड हो, चाहे वो राजीव गांधी फारूक अकॉर्ड हो, बीच में आपने देखा होगा 86-87 के जो इलेक्शंस रहे हैं, उसका भी कहीं इस पे कनेक्शन जाता है। और जब ये सब चीज़ों पे रिसर्च किया और हमने देखा कि वाकई में एक अत्याचार हुआ है। आपसे ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ आप बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में बता रहे थे, उस चीज़ का भी अगर आप संज्ञान लें तो ये हर जगह लगता है कि इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए कि जितने भी सेंसस आज तक रहे हैं, कोई भी सेंसस कोई ट्रांसपेरेंट नहीं था। अब ये सब सोचने के बाद मैंने अपनी जगह सोचा कोई इसमें हर्ज तो नहीं है कि हम अपना एक रजिस्टर कर दें, कंटेस्ट करें इस कमीशन के सामने, ताकि कमीशन को भी पता चले। अब देखिए 2 एप्लीकेशन जाएंगी हमारी तरफ से, कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से 3 जाएंगी, और जहां 2000 एप्लीकेशंस आ जाएंगी वहां पर 2 एप्लीकेशन दिखाई नहीं पड़ेंगी। मैं इस बात को लेकर खुश हुआ जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। तो कल मैंने जब वहाँ, काफ़ी अलग बात है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं गए, अलग अलग कुछ इंडिविजुअल लेवल पे गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे गए, कुछ पार्टी लेवल पे गए, लेकिन गए।
मैंने वहाँ काफ़ी कश्मीरी पंडित कल देखे जिन्होंने इस चीज़ को कंटेस्ट किया, अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई। हमारी मांग भी हमने पहले एक हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए 47 के बाद से आज तक हमारे साथ में क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने बहुत संक्षेप में उनको बताया। अभी आपने बात उठाई रिजर्वेशंस की। सर, ये रिजर्वेशंस हो या बाकी चीज़ें हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब एक बार इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मैंने कल भी प्रेस में बताया था 31 साल से हमारे बच्चे एज ए वोटर कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे बताइए, अगर आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है, अगर आपके पास राशन कार्ड है, क्या उस पर आपका वोटर कार्ड नहीं बन सकता है? क्या आपको दादा परदादा की प्रॉपर्टी और श्रीनगर जाकर एक पटवारी से लिखित में लेकर और अपने पुराने जो आपके रिकॉर्ड हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? ये शर्म की बात है। 31 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी सरकारें रही हो, इस तरफ नहीं जा रहे। मुझे लग रहा है सर, गवर्नमेंट ऑफ सेंटर को अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना चाहिए। मैं आपके रिजर्वेशन पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। एक शिफ्ट लाना पड़ेगा उनको ये अपीजमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा जो हमेशा से आती हुई है। अभी अभी आप देखिए, दिल्ली में वार्तालाप के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया। अब राकेश जी क्लेम कर रहे हैं ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? आपका पहला सवाल इनको था, क्या आपको बुलाया गया या आपने रिक्वेस्ट डाल दी? मुझे नहीं लगता पीडीपी ने कोई रिक्वेस्ट डाली, मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई रिक्वेस्ट डाली। तो क्यों हमें भीख मांगना पड़े हर चीज़ के लिए? और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक दावतनामा मिला इन पार्टीज को, इनको दिल्ली बुलाया गया, इनकी खातिरदारी भी हुई, और हाँ जी, एक कैपिटल में उनको एक फोरम भी मिला अपनी आवाज उठाने के लिए। जो ही वो श्रीनगर पहुंचे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीच में आ गया। कहीं पे बुंगला खाली कराने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हुआ, ठीक हुआ, लेकिन आप जरा एक चीज पे रहिए। आप जो ये कश्मीर को आप समझ नहीं पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 31 साल से कांग्रेस का तो हमें मालूम था, वो कभी समझ नहीं पाए, लेकिन मोदी जी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी समझ पाए हैं। कभी पार्लियामेंट में हम कोई आंकड़ा सुन लेते हैं जो कभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब रिजर्वेशंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए वो उनको प्रोपोर्शनेटली डिसाइड करना चाहिए कि वाकई में कितने कश्मीरी पंडित हैं। अब कोई कह रहा है जी पीओजेके के जो सीट्स हैं उनको वहाँ ड्रॉप करके यहाँ इसके साथ जोड़िए, वो अलग अलग। मेरे कहने का, मेरे सवाल का, माय क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स। मैं ये कह रहा था कि फिजिकली कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी आज कश्मीर घाटी में नहीं रह रही। ये कह रहे हैं कि सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह कॉन्स्टिट्यूंसी ने एग्जाइल दे देंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वहाँ पे रह नहीं रहे हैं और आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डालेंगे? वो कितना फीसिबल, कितना प्रैक्टिकल रहेगा? कितना आप असम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई तिब्बत भी तो यहाँ से हुकूमत चला रहे सर। ये खाली असम के साथ नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर आपको एक रिजर्वेशन भी मिलता है तब भी आपको वोट तो करना है। अब बेंगलोर, जैसे इन्होंने बताया, बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, इसको आपने पहले उसी चीज, जब आपके पास बेस नहीं है जहां से आप वोट डालेंगे, तो ये तो एक प्रैक्टिकल मुश्किल आएगी ना आपको कि मतलब बिल्कुल स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वोटिंग सबसे पहले जो इलेक्ट करने की बात है, वोट डालने की बात है। जब आप वही प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कैसे चलेंगे? एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था। इसीलिए मैंने आपसे कुछ क्षण मांगे और मैंने आपसे कहा कि पहले हमें इस चीज को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये मांग तो जायज है। लेकिन ये हमें रिजर्वेशन मिल भी पाए और उसके बाद हम कल वोट न डाल पाए, तो वो बात तो एक ही रही ना सर। चलिए, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल की रिजर्वेशन मिल जाती है अभी, मतलब 4-5 सीटें रिजर्वेशन मिल जाती है। एक जनरल सेंस आती है कि ऑलरेडी जैसे लास्ट असेंबली इलेक्शन में हमारे दो, मतलब कश्मीरी हिंदुओं के 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, एमएलसीज 2 थे, सुरेंद्र भारती जी और अजय भारती जी। डू यू थिंक दैट दे वर एबल टू डू सम जस्टिस विद द कश्मीरी हिंदूज लिविंग इन डिस्प्लेस्ड कॉलोनीज अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोब, मोटिव सो दैट उनको हम डबल करके थोड़ा और कर पाए?
हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने कुछ काम किए हो, लेकिन मोटे तौर पे जब देखा जाता है तो कम्युनिटी के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ। जैसे अभी जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो उस पार्टी को बिलोंग करते थे जो पार्टी सेंटर में है, तो ये चीज़ें आज हमें कुछ बातें हमने कल वहाँ ऐसी भी कही जो डिलिमिटेशन कमीशन के डोमेन में ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से वो गुबार निकालने के लिए हमने वो वहाँ बोल भी दी। उन चीज़ों को वो लोग एड्रेस तो कर सकते थे, लेकिन जब उनकी पहुंच रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस तक नहीं है तो ऐसी चीज़ें तो सर लिमिटेशन कमीशन से नहीं मांगी जा सकती है। अगर आपने कुछ चीज़ें जो 31 साल से पेंडिंग है उनमें कुछ आपने करेक्शंस करनी है, आपने ये मेथड इजी करना है, ये एम फॉर्म्स वगैरह का जो मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो साहब को एक बार पे एक थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि जो हमारे पहले एमएलसीज नॉमिनेटेड रहे हैं यहाँ पे, कल वो भी लाइन में खड़े थे, कुछ बीजेपी वाले भी अपॉइंटमेंट मांग रहे थे कि आज स्टेट में इतना कन्फ्यूजन है कि वो घर में डिस्कस करके नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने करना क्या है। इट वॉज अ शॉकिंग फॉर मी कि आज बीजेपी के जो एमएलसीज रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो सिलेक्टेड रहे हैं, इलेक्टेड नहीं रहे हैं, कि वो हमको एक वो बोलते हैं ना कश्मीरी में लोरी दस्तार कि जस्ट टू अपीज कश्मीरी कि वो हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 people बाय द नेम ऑफ सो एंड सो कि दे विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट दे हैव डन। आई हैव नॉट सीन फॉर लास्ट सो मेनी 3.5 साल गवर्नमेंट में वो रहे हैं, मैंने एक अचीवमेंट नहीं देखी है। एक एमएलसी साहब को मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा हूं। ये तो नहीं कह सकते कि वो दिल्ली नहीं चाहते थे कुछ करने के लिए, हो सकता है निजाम उनको अलाउ नहीं करता हो, ये जो हेजेमोनिक स्ट्रक्चर है ये हेजेमोनिक स्ट्रक्चर उनको अलाउ नहीं करता हो। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूं, जिनको आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जस्ट टू अपीज योर कम्युनिटी, वो हैव गिवन यू 2 MLCs, जो असेंबली में नहीं कर पाए कि वो आज डिलिमिटेशन कमीशन के पास क्या करने गए हैं। क्या उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? उनसे भी मेरा निवेदन, आप एक दिन जाइए उनसे इंटरव्यू कीजिए कि आप 3.5 साल एमएलसी रहे हैं, तो आपने कश्मीरी समाज के लिए आपको एक मैंडेट दिया गया है कि यू विल रिप्रेजेंट एंड यू विल सी द प्रॉब्लम्स फेस बाय द माइग्रेंट कश्मीरी पंडर्स। तो क्या आप 3.5 में सफोकेटेड थे? वो हिज मास्टर्स वॉइस थे वहाँ पे कि उनको बोला नहीं दिया जा रहा था कि वो कल लाइन में खड़े थे वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। ये भी बड़ा एक मतलब हैरानगी की बात थी कि वो कल लाइन में खड़े थे। इट इज़ वॉज अ शॉकिंग। मैं कांग्रेस को मान सकता हूँ, मैं पीडीपी को मान सकता हूँ, मैं एनसी को मान सकता हूँ और मैं गरीलोड की पार्टी को मान सकता हूँ। अगर वो लाइन में खड़े होते तो मुझे समझ आती है कि चलो वो आज डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी बीजेपी सरकार है वो उन अपोजिशन में है तो कुछ बोलना चाहते हैं, तो बीजेपी के नुमाइंदे ही कल वहाँ पे लाइन में खड़े थे। इट वॉज ए सरप्राइज एंड शॉकिंग। और आप जो हेजमनी की बात कर रहे थे सर, उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। देखिए, जहाँ तक सुनने में आया कि सरकार जो सेंटर में है वो लोग तैयार है कुछ 2011 को बेस लेकर, और 2011 में आप जानते हैं जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है 1990 में उनका निकलना शुरू हुआ। 70% लोग तो उसी टाइम निकले और बाय 94 करीब 100% निकल चुका था वहाँ से, और 2011 में वहाँ कोई था नहीं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मालूम होना चाहिए और उनको भी मालूम होगा कि जो सेंसस 2011 का हुआ है, और इसके साथ हमारे साथ बहुत ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस बात को मानती हैं कि हाँ ये सेंसस जो 2011 का हुआ है इसको बेस ना बनाया जाए। तो सबसे पहले इसी बात पे कंटेस्ट होना चाहिए। आप एक रिफॉर्म्स ले आइए, 2021 में नया सेंसस करवाइए, कश्मीरी पंडित को ढूंढ कर सेंसस करवाइए। ये एक जनरल क्लेम है, चाहे आप एकजुट की बात करें, चाहे पौन कश्मीर की बात करें, चाहे इवन बीजेपी की बात करें कि 2011 का सेंसस सही नहीं हुआ है। तो डू यू हैव एनी वैलिडेशन टू दिस कि मतलब आपके पास कोई पॉइंट है कि आप, बिकॉज सारे बात कर रहे हैं 2011 का सेंसस सही नहीं हुआ है, कोई वैलिडेशन है जो मतलब हम यहाँ पे अभी बात दर्शक हम देख हमने इस बारे में डाटा भी हमने कमीशन को पेश किया है। और सबसे बड़ी बात है सर यही बात है, जहाँ पर सेंसस हुआ है आप वहाँ रह नहीं रहे थे और किसी दूसरी जगह आपका सेंसस नहीं हो पाएगा। आप अगर बेंगलोर में हैं और अगर आप वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, आप वहाँ के सेंसस में नहीं आएंगे। आप अहमदाबाद में, आप वहाँ नहीं आएंगे।
ग्लोबली हमारे लोग स्कैटर्ड हैं, आप वहाँ पर नहीं आएंगे। तो नेचुरली जब एक 5 लाख 6 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा दर कश्मीर में प्रेजेंट नहीं है और उसी समय उनकी एब्सेंस में एक सेंसस हो सकता है, हुआ है। उसके बाद आप जम्मू की बात कर रहे थे, आप एकजुट की बात कर रहे थे। जम्मू में 20% राइज हुआ है सर उन वोट्स का जो बाहर से रोहिंग्या जिनको कहा जाता है, बांग्लादेशी जिनको कहा जाता है, उन इलाकों में वो अलग अलग जोन्स हैं। यहाँ पे आपको मालूम है राजीव नगर है और भी इलाके हैं, सिद्रा बठिंडी वगैरह है, सिद्रा है। वहाँ पर अचानक आप देख रहे हैं गांधीनगर में वो वोटर्स परसेंटेज कम हो रहा है, बठिंडी में वोटर्स परसेंटेज बढ़ रहा है, राजीव नगर में बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है इन जगहों पे और बाकी जगहों पे घट रहा है। ये तो हलक से उतरने वाली बात नहीं है। Ultimately, one last question, राकेश अंडू जी, do you think that the current delimitation commission, जो ये delimitation commission है, it will be able to do justice to the cause of Kashmiri Hindus? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ। आई जस्ट वांटेड टू टेल देम कि आपने शायद हमारा कल जो हमने मैनिफेस्टो दिया है वो हैव टोल्ड देम कि अगर आप 2011 पे जाएंगे तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी विल गो टू ऑनरेबल कोर्ट, वी विल चैलेंज दिस डिलिमिटेशन कमीशन कि ये डाटा जो है फर्जी है, इसको होल्ड पे लाने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी तैयार है। और इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अब जाग जाइए। 70 साल हो चुके हैं। आज जो जम्मू की परिस्थितियाँ हो रही है, जो अभी गुरटू साहब ने मेंशन किया है कुछ एरियाज़ का, यहाँ पे भी घेराव हो रहा है। और ये घेराव में अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो 70 साल से जो जम्मू का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। और एक दिन ऐसा ही आएगा जैसे हमें 90 में वहाँ से रातों रात घर अपने, मंदिर अपने, सब कुछ छोड़ के आना पड़ गया। वो दिन दूर नहीं है। जब तक आप खुद नहीं जगोगे तो मेरी आप इस वीडियो के माध्यम से जम्मू के लोगों को भी अपील है कि आपका एक उभरता चेहरा है एकजुट से। अंकुर शर्मा जी, एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, वो सड़क पे बहुत प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों का हमारे पास में बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मैं एज ए कश्मीरी पंडित पिछले 7 साल से इतना निराश हुआ हूँ क्योंकि 7 साल पहले जब मोदी जी सेंटर में आए थे तो उनका पहले मैनिफेस्टो में था कि हम कश्मीरी विस्थापितों के लिए सेटल आउट ट्रेन बनाएंगे, वो बनाएंगे। आज 7 साल हो गए, आज हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि लेकिन अल्टीमेटली कोई कंक्लूजन नहीं है। तो मैं जम्मू के लोगों से भी निवेदन करता हूं, बिसाइड जो हमारे कश्मीरी विस्थापित जगह जगह रह रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी ये एक किसी आइडिया से बनाई गई थी 2008 में। ये पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल आदमी की नहीं है। दिस पर्टिकुलर पार्टी इज़ फॉर कश्मीरी एग्जाइल्ड हिंदूज़। आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेट अस बी प्रिपेयर्ड। और सबसे पहले अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं दोबारा से अपील करूँगा, आप 89 के वोटर लिस्ट पे जाइए। हमारी जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज ब्रेक हुई हैं उनको वापस मर्ज किए। उससे बढ़िया डिलिमिटेशन कश्मीर में हो ही नहीं सकता। अगर आप सीरियस हैं, पहले तो आप 89 को रेफ़र कीजिए, 89 के वोटर लिस्ट को रेफ़र कीजिए। आज जो आपने 370 के बाद में हम लोगों के एक नया चैलेंज किया है, क्योंकि हम 31 साल से सड़कों पे हैं। चाहे हमको गीता भवन में जब हम 90 में आए तब भी सड़कों पे थे। आज हम डिलिमिटेशन कमीशन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कल भी वहाँ पे कतारें लगी थी क्योंकि एक होप आती है हम लोगों में कि शायद कुछ होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है। आज आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कितनी डेलीगेशंस हमारे एक्साइल्ड कश्मीरी समाज से कल, लेकिन उसमें अगर मैं एक ही पैरा पकड़ लूँ, एवरीबडी वॉज टॉकिंग इन द वन टोन, दैट इज वी वांट टू गो बैक। मेरे से कई प्रवक्ता कल आए कि आर यू सीरियस टू गो बैक। मैंने अभी पीछे एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन दे आर मोर ईगर टू गो बैक टू देयर रूट्स देन मी। अभी आप जो कोविड का पीरियड आया 90s में, जब हम बात करते हैं कि हमारे 900 से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पे जहादियों ने, टेररिस्ट ने चुन चुन के मारे हैं। आज की डेट में नया हमारे साथ में तांडव हुआ है कोविड के बाद में, पैंडेमिक के बाद में, वो हैव लॉस्ट मोर देन 1000 पीपल जस्ट बिकॉज वी आर स्कैटर्ड। और उसके बाद में अपने नौजवानों को इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो अपनी जान की परवाह न किए हुए उन्होंने हमारे समाज को जो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड है उनको बचाने के लिए, उनको दवाइयाँ पहुँचाने के लिए क्या प्रयास किए हैं। इससे ज़्यादा हमारा यूथ क्या जवान दे सकता है कि हर बार हमें यही पूछा जाता है क्या आप इंटरेस्टेड हो वापस जाने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कल जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में दी है, चाहे आज भी कुछ लोग गए होंगे, क्योंकि मुझे शायद लगता है आज भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, कल भी कुछ लोग गए हैं, तो उसमें एक ही पैरा वो पढ़े कि व्हाट कश्मीरी पंडित्स एग्जैक्टली वांट। इससे बड़ा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिल सकता। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू रविंदर जी। होप बात करते हैं एक समाज की जो पिछले 31 साल से निष्कासित है, विस्थापित है। जम्मू और
भारतवर्ष या दुनिया में अलग अलग जगहों पर। इस डिलिमिटेशन कमीशन ने एक होप जगाई है इस विस्थापित समाज में, इस निष्कासित समाज में, कि शायद कहीं कुछ बदलाव आए, शायद कहीं कुछ चेंज आए। परंतु जिस हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर जो डिलिमिटेशन इस यूनियन टेरिटरी में करना है वो 2011 के सेंसस पर बेस्ड है। वो 2011 का सेंसस जितने भी बुद्धिजीवी है, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जितने भी रिसर्चर्स है, सभी ने एक सुर में यही कहा है कि 2011 का सेंसस फज्ड है, 2011 का सेंसस फ्रॉड है। जब तक 2011 के सेंसस को हटाकर 2021 का सेंसस एक बेसलाइन नहीं लिया जाता इस डिलिमिटेशन के लिए, तब तक एक जस्ट, एक फेयर, एक ट्रूथफुल डिलिमिटेशन होने की कोई संभावना नहीं है। एंड जैसे कि आपने सुना अभी, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के स्पोक्स पर्सन श्री राकेश हंडू जी हैज गिवन एन ओपन डेयर टू द गवर्नमेंट, टू द डिलिमिटेशन कमीशन यस्टरडे, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो द कोर्ट के रास्ते, जुडिशरी के रास्ते हमारे लिए खुले हैं। वी माइट अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। सो आने वाले समय में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, या केंद्र सरकार इस चीज़ पे क्या रुझान लेती है, हमारे साथ बने रहिए। इस चीज़ के लिए एक बार फिर एप्लॉग न्यूज़ नेटवर्क में इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मैं अजय खोसा, मेरे साथ आकृति रहना। धन्यवाद, थैंक यू।